मित्रों, 15वीं लोकसभा का अंतिम अधिवेशन कल समाप्त हो गया। नई लोकसभा का गठन सामान्य चुनाव के बाद 1 जून से पहले होगा, लेकिन इस अधिवेशन की समाप्ति के बाद एक मिश्रित अनुभूति मन में उभर रही है। कुछ बातों का संतोष है, कुछ बातों को लेकर पीड़ा भी है, लेकिन कुछ बातों को लेकर चिंता की रेखाएं उभर रही हैं। संतोष इस बात का है कि कुछ अच्छे विधेयक हम लोग पारित कर सके, कुछ अच्छी चर्चाएं भी हम सदन में कर सके। विधेयकों के तौर पर कल भी हमने कहा था, जैसे लोकपाल विधेयक 40 साल से देश प्रतीक्षा कर रहा था, इस लोकसभा में पारित हुआ। तेलंगाना विधेयक 60 वर्षों से तेलंगाना के लोग इंतज़ार कर रहे थे, वो पारित हुआ। भूमि अधिग्रहण विधेयक कम से कम 20 साल से तो किसान इंतज़ार में थे ही, वो पारित हुआ। खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ। महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न के बारे में सज़ा को सख्त करने वाले प्रावधान में सीआरपीसी में संशोधन हुआ। सोशल लेजिस्लेशंस के तौर पर मैनुअल स्कैवेंजिंग बिल पारित हुआ। स्ट्रीट वेंडर्स बिल पारित हुआ। तो ऐसे काफ़ी उल्लेखनीय विधेयक इस लोकसभा को श्रेय दिया जा सकता है कि इसने पारित किए। इसी तरह से कुछ चर्चाएं भी बहुत अद्भुत हुई। महंगाई पर 3 बार चर्चा हुई इस सदन में, और एक से एक उम्दा स्तर की। डीजल पेट्रोल के दामों को लेकर अलग से चर्चा हुई। एफडीआई पर एक हिस्टोरिकल ऐतिहासिक चर्चा हुई है इस सदन में। भोपाल गैस त्रासदी पर, लिब्रान कमीशन की रिपोर्ट पर, ये कुछ ऐसी चर्चाएं हैं जो फ्यूचर रेफरेंस के लिए, भावी संदर्भ के लिए भी याद रखी जा सकेंगी। तो इस बात का संतोष है कि अच्छी चर्चाएं की, अच्छे विधेयक पारित किए। लेकिन पीड़ा इस बात की है कि सबसे ज़्यादा कार्यवाही इसी लोकसभा में बाधित हुई। अगर हम अन्य 14 लोकसभाओं से तुलना करेंगे तो शायद सबसे कम दिन काम इस लोकसभा में हुआ। पर उसको भी मैं 2 श्रेणियों में विभाजित करना चाहूँगी। एक वो बाधा जो विपक्ष के द्वारा पैदा की गई, वो बाधा केवल इस सरकार की जवाबदेही तय करने के लिए थी। कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह है, ये हमारा संविधान कहता है। सरकार पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी है, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है। लेकिन इस सरकार ने इतने भ्रष्टाचार के कांड किए कि हर सत्र के अंतराल में एक नया कांड उजागर हो जाता था, और सरकार चाहती थी कि उन प्रकरणों को दरकिनार करके हम संसद चलाते रहें। अगर हम ऐसा करते तो हम अपनी जिम्मेदारी में कोताही बरतते। इसलिए इस सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए बहुत बार हमने संसद रोकी और बहुत बार बहुत आक्रामक ढंग से चर्चा की। तो एक वो बाधा है जो विपक्ष द्वारा पैदा की जाती थी इस सरकार की जवाबदेही तय करने के लिए और इस सरकार के भ्रष्टाचार के कांडों को उजागर करने के लिए। लेकिन एक दूसरी तरह की बाधा यहाँ दिखाई दी जो पहले शायद किसी लोकसभा में नहीं हुई होगी। वो थी जो बाधा सत्ता पक्ष के ही सांसदों द्वारा पैदा की गई, और 1-2 बार नहीं, या 1-2-10 दिन के लिए नहीं, 3 सत्र तेलंगाना विरोध की भेंट चढ़ गए, जिसमें केवल कांग्रेस के सांसदों ने और कांग्रेस के मंत्रियों ने बाधा पैदा की। मैं चाहूंगी कि पत्रकार समीक्षा करें इस चीज़ का, कितने दिन बाधित रही है कार्यवाही, उनमें से कितने दिन केवल सरकार के द्वारा बाधित की गई, विपक्ष शांत बैठा रहा, और विपक्ष ने जो बाधा पैदा की वो किन मुद्दों पर की। क्या वो जनहित के मुद्दे थे, क्या वो राष्ट्रहित के मुद्दे थे, या कोई हमारा निजी मुद्दा था। मैं पूरे विश्वास से कह सकती हूँ कि एक भी आपको निजी मुद्दा नहीं मिलेगा जिसके कारण विपक्ष ने कार्यवाही बाधित की। हमने जब भी की
जनहित के मुद्दों पर की, राष्ट्रहित के मुद्दों पर की। लेकिन इन्होंने जो कार्रवाई बाधित की वो इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी की अपने सांसदों पर और अपने मंत्रियों पर भी पकड़ ढीली हो गई है। प्रधानमंत्री की बात मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे इनके, मंत्रिपरिषद के मंत्री नहीं सुन रहे इनके, और कांग्रेस अध्यक्षा की बात उनके सांसद नहीं सुन रहे। तो ये पीड़ा का विषय है कि बहुत काम और किया जा सकता था, और अगर और काम किया जाता तो शायद हम 10-20 और अच्छे विधेयक पारित कर पाते, 10-20 और अच्छी चर्चाएं ले पाते। इस बात की पीड़ा है। लेकिन इन दोनों से ज़्यादा मैं एक चीज़ को आज कहना चाहूँगी कि कुछ बातों को लेकर चिंता उभरी है इस लोकसभा में। उसका एक वाक्य में अगर समावेश करूं तो कहूंगी कि इस लोकसभा में संस्थाओं का क्षरण हुआ है, जो लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। एक आध संस्था उसका शिकार होती तो हम उसको अपवाद मान लेते, लेकिन लगता है कि सरकार का माइंडसेट ही ऐसा था, उनकी मानसिकता बन गई थी। पहली बार हुआ कि पीएसी में हुड़दंग मचे, 1-2 दिन नहीं, कई दिन। जेपीसी में सत्यों को अनदेखी करके असत्य पर आधारित एक रिपोर्ट बना दी गई और अनैतिक तरीकों से बहुमत का जुगाड़ दिखा करके उसे टेबल भी कर दिया गया। पूरा का पूरा विपक्ष अपने आप को उस रिपोर्ट से अलग कर रहा है, लेकिन सरकार बजिद थी कि उस रिपोर्ट को पेश करे। सीवीसी पर नेता प्रतिपक्ष की टिप्पणी को दरकिनार करके नियुक्ति कर दी गई। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द किया, सरकार को मुंह की खानी पड़ी। सीएजी पर इतनी भयंकर आलोचना की गई और कोई छोटा मोटा सांसद या कोई उनका पदाधिकारी करता तो करता, अंत में एक बयान सबसे बड़े पद से आया कि सीएजी और सीवीसी जैसी संस्थाएं विकास में बाधक बन रही हैं। अभी कुछ दिन पहले सीवीसी की 50वीं वर्षगांठ का सम्मेलन था। मैंने उस मंच से भी कहा था और मैं आज फिर दोहराना चाहती हूँ, और प्रधानमंत्री के बेटे कहा था कि ये सोचना कि सीएजी और सीवीसी जैसी संस्थाएं विकास में बाधक हैं, ये सोच सही सोच नहीं है, स्वस्थ सोच नहीं है। इसका मतलब है कि आप चाहते हैं कि दोनों हाथों से आप लूटें, ना कोई आप पर निगरानी करे और ना बाद में आपका कोई लेखा जोखा देखे। सीएजी को संविधान ने ये जिम्मेदारी दी है कि सरकार के अकाउंट्स का, सरकार का लेखा जोखा देखो। अगर सीएजी रिपोर्ट देता है तो आपको नागवार गुजरती है। और सीवीसी को संविधान ने नहीं मगर कानून ने ये जिम्मेदारी दी है कि वो आप पर निगरानी रखे, वो सतर्कता आयोग है। लेकिन ना तो आप चाहते हैं कि आपकी निगहबानी हो, कोई आप पर निगरानी रखे, और ना आप ये चाहते हैं कि कोई आपके किए धरे पर लेखा जोखा दे। इस तरह की सोच लोकतंत्र के लिए घातक है। और उसके बाद पार्लियामेंट, सदन की गरिमा गिराने वाले कई कांड पहले हुए हैं, लेकिन इस बार तो सारी हदें पार हो गई कि स्प्रे फेंक करके पूरे सदन में अफरा तफरी मचा दी गई। तो ये एक चिंता का विषय है। जो हमने किया उसका संतोष, जो नहीं कर सके उसकी पीड़ा, लेकिन ये भावी लोकसभा के लिए बहुत बड़ी चिंता है कि क्या संविधान की संस्थाओं का अगर हम ऐसे ही क्षरण होने देंगे तो लोकतंत्र सुरक्षित रह सकेगा। ये संस्थाएं चेक्स एंड बैलेंस के लिए बनाई गई हैं, और हमारी पूरी स्कीम चेक्स एंड बैलेंस की स्कीम है कि विधायिका, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, विधायिका के ऊपर न्यायपालिका अंकुश लगाती है, और बहुत बार न्यायपालिका भी अगर जनहित के खिलाफ निर्णय देती है तो वापस विधायिका, जो लोगों से ताकत लेकर के लोकसभा का सदन आता है, वो उसको भी कई बार निरस्त करके नया कानून पारित करती है। इस चेक्स एंड बैलेंस के साथ ये लोकतंत्र चल रहा है। लेकिन अगर इन संस्थाओं को हम बहाल नहीं करेंगे तो हमारे लोकतंत्र के सामने एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। इसलिए मुझे ये लगता है कि बहुत बड़ी चुनौती ये लोकसभा छोड़कर गई है, और आने वाली लोकसभा के लिए पहला काम होगा इन संस्थाओं को बहाल करना।
आने वाली सरकार के लिए पहला काम होगा इन संस्थाओं को बहाल करना। अब हम चुनाव में जा रहे हैं, देश की जनता हमारी भूमिका जांचेगी और दोनों तरह की भूमिकाएं इस समय भाजपा के पास हैं। 5 राज्यों में हम अपने बूते पर सरकार में हैं, गुजरात में, गोवा में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में। वहाँ हम कैसा शासन कर रहे हैं ये लोगों के सामने रखेंगे। केंद्र में हम विपक्ष में थे, वहाँ हमने विपक्ष के तौर पर कैसी भूमिका निभाई है ये जनता के सामने रखेंगे। जनता हमारी इंस्पेक्टर है, कॉपियाँ उनके हाथ में होंगी और दोनों तरह की भूमिकाएं हम लोग उनके सामने रख देंगे। उसके बाद जनता जो भूमिका देगी, लोकतंत्र में जनता का निर्णय सिर झुकाकर स्वीकार किया जाता है। 16वीं लोकसभा में जो भूमिका हमें देश की जनता देगी उसको हम निभाएंगे। लेकिन हम किसी भी भूमिका में हों, ये जो चिंता मैंने व्यक्त की है, इन संस्थाओं की वापस स्वीकार्यता बने, इन संस्थाओं की व्यावहारिकता बहाल की जाए, इनका सम्मान बहाल किया जाए, इसके लिए हम ज़रूर काम करेंगे। आगे जनता के हाथ में सब कुछ है और हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। 1 जून से पहले 16वीं लोकसभा का गठन होगा और आगे की भूमिका तय हो जाएगी। मेरी तरफ से इतना ही। अरुण जी इसमें जो जोड़ना चाहेंगे जोड़ेंगे।